सियासत की दुनिया में दल बदल की राजनीति को लेकर देश के सुप्रसिद्ध कवि सत्यनारायण सत्तन ने फिर काव्य कटाक्ष किया है। एमपी न्यूज से खास बातचीत में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी सत्तन गुरु ने आड़े हाथों लिया। देखिए एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। हमारे संविधान में कहा जाता है कि सत्यमेव जयते, लेकिन यह भी कड़वा सत्य है कि सत्य जब जब कहा जाता है तो लोगों को चुभ भी जाता है और ये सत्य का जो स्वाद है ये बेहद कड़वा सा महसूस भी होता है। और सियासत की दुनिया में भी एक ऐसा ही नाम है जो कि राष्ट्रकवि पंडित सत्यनारायण सत्तन के रूप में जाना पहचाना जाता है। इन दिनों एक बार फिर सोशल मीडिया में आदरणीय सत्तन गुरुजी की एक कविता बेहद लोकप्रिय हो रही है और लोग इसे लेकर तरह तरह के प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। आखिर क्या है सत्यनारायण सत्तन जी की इस कविता का राज और कैसे वो दल बदलू राजनीति को लेकर अपना तीखा प्रहार करते हैं, आइए सीधी बातचीत करते हैं पंडित सत्यनारायण सत्तन जी से। गुरुजी, एक बार फिर आप जनता के बीच में चर्चाओं में हैं और इंटरनेट की दुनिया में तरंगों में आपकी कविता खूब तैर रही है। आखिर कौन सा भाव था और वो कौन सा हृदय का दर्द था जो कि इस कविता के जरिए झलक रहा? आचार, विचार और संस्कार ये सामाजिक संपत्तियां हैं और इन सामाजिक संपत्तियों में, सामाजिक वैचारिक धाराओं में जो लोग किसी संकल्प को धारण करते हैं वो अपने संकल्प से केवल पद की लिप्सा के लिए विचलित हो जाएं, केवल वो इसलिए अपने उस संगठन को निरादृत करें जिसके माध्यम से वो आदर पाते रहे हैं। तो आदर प्राप्त करते करते निरादर करने का जो भाव जागृत होता है वो केवल लोभ के वशीभूत होकर के, कुछ प्राप्ति के वशीभूत होकर के रखता है। तो ऐसे लोग विचारधारा से जुड़े हुए नहीं होते, ऐसे लोग केवल अपनी आत्म उन्नति के लिए ही किसी संगठन में आकर के खड़े होते हैं। ये दल बदल का मूल भाव है। मूल भाव आदमी अपनी सुख और सुविधा की तलाश करते हुए विचारधारा पर ठोकर मारता है, जबकि वास्तव में उसकी कोई विचारधारा नहीं, उसकी विचारधारा मात्र अगर कुछ होती है तो स्वार्थ। लेकिन गुरुजी, ऐसा कहा जा रहा है कि राजनीति में जो बदलाव हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो बड़ा कदम उठाया वो कांग्रेस में पीड़ित थे और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित थे। क्या इसके पीछे यही राज की बात थी या फिर सत्ता परिवर्तन का बीड़ा उन्होंने उठा लिया? मुगलों के शासनकाल में महाराणा प्रताप भी पीड़ित थे और हिंदुस्तान के तमाम राजे रजवाड़े और सारे के सारे जो थे अकबर बादशाह के सामने नतमस्तक होकर के उनकी अधीनता को स्वीकार कर चुके थे। लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने प्रण का परित्याग नहीं किया और उन्होंने अपने प्रण का परित्याग नहीं करते हुए अपनी लड़ाई स्वयं अपनी स्वतंत्रता की लड़ी। दल बदल नहीं किया, वो गए नहीं, मान सिंह चले गए, जय सिंह चले गए, बड़े बड़े लोग चले गए जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। लेकिन आज इतिहास में उनका नाम कलंकित श्रेणियों में लिखा जाता है और महाराणा प्रताप का आदर सम्मान उनके विरोधी भी करते हैं। स्वयं भी अकबर ने भी उनके लिए सम्मान की भावना दी। तो जो विचारवान लोग होते हैं, जो वैचारिक राजनीति से जुड़े हुए होते हैं, राजनीतिक दल तो अपने व्यवसाय को चलाने के लिए किसी उपयोगी तत्व का, उपकरण का उपयोग करके उसे यूज एंड थ्रो, उपयोग करके फेंक देते हैं। तो ये जो उपयोग करके फेंकी जाने वाली वस्तुएं हैं यही ट्रांसफ़र होती हैं इधर से उधर। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी क्या यूज एंड थ्रो मटेरियल हैं? आपको लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसे पॉलिटिशियन है? हमारे यहाँ पर्यावरण, प्रदूषण, वंशानुक्रम, इन सब बातों पे विचार किया जाता है और जिस संगठन में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए हैं उसी संगठन में उनके पूज्य पिताश्री थे। उनके पूज्य पिताश्री उसी संगठन में इसलिए थे कि उनकी पूज्य माता मही ने उस संगठन को प्राणवंत करने में अपने आप को लगा दिया था। आदरणीय राजमाता जी ने इस संगठन को जीवित करने में जो श्रम किया, जो तप किया, जो जन जन तक अपने, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेकर के उन्होंने इस संगठन को बलवान किया और उस समय इंदिरा गांधी के संबंध में से विरोध किया जिस समय उनका डंका बजता था। लेकिन उन्होंने निर्भीकता के साथ अपनी लड़ाई को लड़ ली वो लड़ाई
परिणाम चाहे जो हों, हैं, फतेह शिकस्त तो खुदा के हाथ है अमीर, मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। भारतीय जनता पार्टी के जिन स्वयंसेवकों ने, जिन कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी को अपने रक्त से, अपने पसीने से, अपने विचारों से, अपनी कर्म से, अपनी निष्ठा से जो उस पर प्रलवित किया, वो उस पर कुठाराघात हो गया। माननीय ज्योतिरादित्य के पिता श्री माधवराव जी सिंधिया, वो भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय युवा मोर्चे के अध्यक्ष पद को सुशोभित करते थे। वो विवेकवान पुरुष थे, राष्ट्रीय विचारधारा में स्वदेशी भावना से ओतप्रोत थे। लेकिन वो स्वदेशी भावना और ओतप्रोत जो राजशाही की भावना से कुछ था नहीं, लड़ाई से समर शेष था, और समर शेष था इसलिए उस समर से घबरा करके उन्होंने इस नदी का परित्याग कर दिया, माता जी को अकेली छोड़ दिया और वो कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस में जाने के बाद राजा महाराजा होने के पश्चात वो जीत करके पहुंच गए, मंत्री पद पा गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में उनका शुमार हुआ। वो अच्छे आदमी थे, इससे किसी को व्यवहार नहीं, लेकिन उनका जो चारित्रिक मेरुदंड था वो भी अपने लाभ और हानि के गणित से जुड़ा हुआ था, वैयक्तिक था। ज्योतिरादित्य जी का मामला भी वैयक्तिक है। उनकी अवमानना हो रही है। पार्टी में ऐसे कितने कार्यकर्ता हैं जिनको सबको तिलक लगा रही है पार्टी। राष्ट्रीय कांग्रेस में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जिनको वरिष्ठ हाईकमान जानता ही नहीं है, और वो अपने क्षेत्र का वरिष्ठ कार्यकर्ता है। वो 2000 वोटों पर शासन करता है, अनुशासन करता है, और वो उसके विचारों को वो 1000-2000 लोग मानते हैं और उसके कथनानुसार आचरण करने के लिए बाध्य होते हैं। उसके तरफ ध्यान नहीं जाता किसी भी पार्टी का, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। वह उसकी नैतिकता को, उसकी कर्मठता को, उसकी कर्मवीरता को कोई ध्यान नहीं रखता। तो जो चापलूसी है, जो एक दूसरे के प्रति जो घृणा का भाव है, उस घृणा के भाव ने उनकी वैयक्तिकता को, उनकी सनातनता को आहत किया। कांग्रेस में अगर आपकी अवमानना हो रही थी तो आप अकेले कांग्रेस छोड़ के चले जाते, क्योंकि आपको जिस संस्था के प्रति आप प्राण प्रण से समर्पित थे, मन वचन और कर्म की एकाग्रता से जिसे मैदान में आकर के आप उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत की परिभाषा देना चाहते थे, उसी संस्था को तुमने अवनति के मार्ग पर डाल दिया, केवल इसलिए कि तुम्हें आत्म सुख की प्राप्ति हो, सम्मान की प्राप्ति हो। तो एक व्यक्ति के पीछे अगर 22 लोग निकल करके जाते हैं तो वो व्यक्तिवादी हैं, राष्ट्रवादी नहीं है, समाजवादी नहीं है, वो समाज कल्याण की भावना वाले लोग नहीं, उनमें प्रजातंत्र के प्रति कोई सम्मान की भावना नहीं है। वो आत्मतंत्र से संचालित होते हैं, और आत्मतंत्र उनका जो है वो स्वार्थ की जमीन पर खड़ा हुआ है। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। ये जो भाजपा ने स्वीकारोक्ति दी, ये स्वार्थ की प्रीति है। भाजपा का स्वार्थ ये कि वो सत्ता में आ जाएगी, और उनका स्वार्थ ये कि वो आ गए हैं तो मंत्री बन जाएंगे। अब यहाँ पर भाजपा के स्वार्थ को तो प्रश्रय मिल गया, उनके स्वार्थ को प्रश्रय मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के झंडा उठाऊ कार्यकर्ताओं का क्या होगा, इस पर विचार नहीं किया। ये वही पार्टी है जहाँ पर एक वोट के पीछे माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद को ठुकरा दिया था। एक वोट नहीं खरीदा, एक वोट को बनाने के लिए प्रयत्नशील नहीं हुए, संसद का परित्याग करने के लिए। ये वही पार्टी है जिसने एकला चालो का मंत्र दिया। ये वही पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कार्यकर्ता कहती है। वो देवतुल्य कार्यकर्ताओं को 70 साल से उसकी अवहेलना, उसकी अवमानना और उस पर अपमानजनक टिप्पणियां करने वाले लोगों के लिए पलक पावड़े बिछा करके स्वागत से फूलों की वर्षा करते हुए ग्रहण कर लिया। लेकिन गुरुजी, यहाँ तो बीजेपी कह रही है कि शिवराज और महाराज अब 1 और 1 11 हैं, तो ऐसे में आप जो कह रहे हैं उसमें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो सेना है वो बड़ी संकट में खड़ी नजर आएगी। नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की सेना को प्रश्रय देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उन स्थापित लोगों को नकारा भी तो गया है।
जिनको नकारा गया उनके मन में क्षोभ स्वाभाविक है, सहज है। जैसे इनके मन में क्षोभ हुआ वैसे उनके मन में भी क्षोभ होगा, क्योंकि मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ आदमी जो है, और फिर जब उसकी सार्वजनिक मानहानि हो तो वो प्रतिशोध लेने की स्थिति में तो आएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हानि है इसमें, क्योंकि ये तो आए हैं तो अनुबंध करके आए ना, कि जितने आए ये जो मंत्री थे वो मंत्री बनेंगे, जो बाकी जो हैं उनको कहीं ना कहीं स्थान पर रखा जाएगा। तो आज मध्य प्रदेश की 200 सीटों में से 230 सीटों में से 224 पर तो वो काबिज हो ही गए महाराज। 24 सीटों पर तो काबिज हो गए, एक पूरा का पूरा बेल्ट उनके हवाले हो गया, और वो उनके पलक पावड़े बिछा करके इन्होंने उनका स्वागत किया। तो उनका वर्चस्व तो बना रहना है। जब उनका वर्चस्व बना रहना है तो उन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को बोने के लिए, उसे उगाने के लिए, उस फसल को जन समाज तक पहुँचाने का कार्य जो लोग करते रहे, उनका क्या होगा? लेकिन पार्टी तो गुरुजी ऐसा लग रहा है कि अब कोई नई लाइन पर जा रही है। जिला अध्यक्ष हो, नगर अध्यक्ष हो, सब युवा बन रहे हैं। बार बार ऐसे फरमान आ रहे हैं कि नए युवाओं को, नई पौध को आगे लाया जाएगा। तो जब पूरी पार्टी ही का रंगरूप ही बदल जाएगा तो ऐसे में दल बदल की राजनीति तो पीछे छूट जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पहले कुछ और संवाददाता हुआ करते थे, आपके पहले बहुत सारे लोग हुआ करते थे जो अपने तौर तरीके से काम करते थे। महेंद्र भैया, आपके काम करने का तरीका और उनके काम करने के तरीके में जो वैधानिक रूप से, जो पारंपरिक रूप से जो अंतराल आया है, और जो नई चेतना, नवजीवन उदित होकर के सामने आया है, उस भाव को समझना चाहिए। नई पीढ़ी को प्रश्रय दिया जाना चाहिए। अगर हम अपने घरों में उजालदान नहीं बनाएंगे तो नई हवाएं हमारे घरों में प्रवेश नहीं करेंगी। पुराने लोग जिन्होंने प्राणवत्ता दे करके, सिंचित करके पार्टी को इस स्थान तक पहुंचाया है, उस पार्टी को चलाने के लिए नए कंधों की आवश्यकता नितांत अपेक्षित है। लेकिन नए कंधों के पास वो धर्म, वो तत्व, वो विचार होना जरूरी चाहिए, वो निष्ठाएं होना जरूरी चाहिए, जो निष्ठाएं भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को दी हैं। नई पीढ़ी का विरोध थोड़ी है ये। नई पीढ़ी आती है, आपकी विचारधारा से जुड़ी हुई है, आपके संकल्पों को दोहराती है, तो निस्संदेह प्रशंसनीय है, वंदनीय है, और उसे उसकी सहायता करना हमारा दायित्व बनता है, हमारा धर्म बनता है। वो करे पार्टी, लेकिन उधार के लोगों को ला करके, अविचार के लोगों को ला करके, तुमसे तालमेल नहीं रखने वाले लोगों को तालमेल बनाने के लिए उन्हें हमारा प्रतिनिधि बना करके खड़ा करोगे तो एक पांव चल रहा अलग अलग, दूसरा किसी के साथ है। लेकिन गुरुजी, ये जो उधार के लोग जो आप कह रहे हैं कि आए हैं, अब इन उधार के लोगों के चलते ही उपचुनाव होने हैं, क्या इन उपचुनाव को लेकर भी ऐसे कोई संकट के बादल आपको मंडराते नजर आते हैं? क्योंकि इन दिनों दो तरह के संकट चल रहे हैं। एक तो कोरोना का संकट है जिससे जनता जूझ रही है, दूसरा चुनाव का संकट है कि ऐसे हालातों में चुनाव होंगे कैसे। भारतीय जनता पार्टी का नारा है कांग्रेस विहीन भारत। भारतीय जनता पार्टी का नारा है कांग्रेस विहीन भारत, और भारतीय जनता पार्टी का नारा ये तब बना जब शाह साहब और मोदी साहब ने इसकी घोषणा की। अब ये नारा बन करके आ गया है। ऐसे में जब खुद ही जहर खा करके हमारे पास आ जाए कोई, तो पार्टी तो मरना ही है, लेकिन ये दिवा स्वप्न है, जागृत अवस्था में देखा जाने वाला स्वप्न है। इतने सारे लोगों के निकल जाने के बावजूद भी कांग्रेस के पास कार्यकर्ता जिंदा हैं। कांग्रेस का अपना एक इतिहास है, उस इतिहास को कलंकित करने वाले लोग भी कांग्रेसी थे, और उस इतिहास को संवारने का काम भी नई पीढ़ी के जुड़े हुए कांग्रेसियों के द्वारा ही किया जाएगा, जैसे भारतीय जनता पार्टी को नई पीढ़ी के लड़कों के माध्यम से आगे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। पर क्या इस पीढ़ी के पास कोई अटल बिहारी वाजपेयी सरी का सुविचारित व्यक्तित्व है? आएगा सामने, अभी अंतराल में।
अभी हमारे सामने नहीं है, समकक्ष नहीं है। और फिर क्या ये आने वाले लोगों का विचार त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम की भावना को विकसित करने वाला भाव है क्या? कि हे मातृभूमि, हम तेरे लिए संकल्पबद्ध हैं। ये तो कुर्सी के लिए संकल्पबद्ध हैं। जो कुर्सी के लिए संकल्पबद्ध हैं, जो पद के लिए संकल्पबद्ध हैं, उनके लिए राष्ट्र कोई महत्व नहीं रखता। यहाँ पर राष्ट्र को बेचने वाले और दुश्मनों को आमंत्रित करने वाले लोगों की संख्या पहले भी रही है, आज भी रही है। वही दृश्य हमें दिखाई देते हैं। तो इससे हम ये कल्पना करें कि पार्टी का या संगठन का कुछ भला होगा, भला नहीं होगा। घालमेल की राजनीति जो है मिक्सचर ही होती है? तो अब उस मिक्सचर का जो परिणाम होता है वो सामने आना है। मतलब ये कहा जा सकता है कि शिवराज जी के सामने कई चुनौतियां हैं। एक तो उनके स्वास्थ्य और सेहत की चुनौती जो कि कोरोना संक्रमण के बाद पैदा हुई है, और दूसरी ये सियासी चुनौती जो कि उपचुनाव के चलते आने वाली है। मेरी समझ से शिवराज जी ने पार्टी की आज्ञा का पालन करते हुए इस पद की स्वीकारोक्ति दी है। इसमें शिवराज जी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिसकी छवि पारिवारिक सदस्य की तरह, मामा की तरह उभर करके आई, बच्चों ने जिसे मामा निरूपित किया, बेटियों ने जिसे अपने प्यार प्रेम स्नेह दुलार से मंडित किया, उस आदमी की छवि अब उन लोगों को महिमा मंडित करने में लग रही है जिनके आलोचनात्मक स्वर उनके प्रति थे और इनके आलोचनात्मक स्वर उनके प्रति। तो ये दोहरा चरित्र हो गया। तो शिवराज जी का जो चरित्र था, शिवराज जी की जो करुणा थी, शिवराज सिंह के अंतर्मन में जो दुर्बलों को, निरीहों को, विकलांगों को और निराश्रित लोगों को आश्रय देने का जो भाव था, देश में बेटियों को अपनाने का जो एक नारा था जिसे विरोधियों ने भी स्वीकार किया है, पाकिस्तान तक ने स्वीकार किया उस बात को, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन विकसित हो गया। तो वो जो महिमा मंडित शिवराज था, आज ऐसा लगता है कि महिमा खंडित शिवराज हो गया। बड़ी बात है। गुरु जी, एक चीज़ और मेरे जहन में थी। आप दल बदलू राजनीति पर कटाक्ष कर रहे हैं, प्रहार है सीधा सीधा सत्तन गुरु जी का। एक कवि के दिल की बात है जो कि सियासत की दुनिया में लोगों के दिल तक पहुंच रही है। लेकिन हम इंदौर की सांवेर विधानसभा सीट की बात करें तो वहां पर तो ये दल बदलू की राजनीति का रंग दोनों राजनीतिक दलों पर चढ़ा है। भाजपा में भी दल बदल है तो कांग्रेस में भी दल बदलू राजनीति का रंग है। ऐसे में आपकी ये जो प्रहार है, ये जो कटाक्ष है, ये कैसे फिट बैठे? अरे दुर्योधन की हाई कोर्ट में धर्मराज अब चपरासी हैं। दुर्योधन की हाई कोर्ट में धर्मराज अब चपरासी हैं। भीम भूख से पीड़ित, कोरोना ने बड़े बड़े भीमों को भूख से पीड़ित कर दिया है। भीम भूख से पीड़ित शकुनी के घर ढोते चीना चूना रहती। दुष्ट दुशासन की मीलों में नकुल बुन रहे ताना बाना, रो रो कर सहदेव सींचते कौरव की सहकारी खेती। उदर भरण हित कुंती ने पांचाली का बाजार लगाया। बड़े बड़े सेक्स रैकेट्स आ रहे हैं हमारे बीच में, है? अर्जुन बृहन नलाबा नाच और गाने की शिक्षा देते। बड़े बड़े महावीर महायोद्धा जो है दल बदल कर रहे हैं। ये परिस्थिति हिंदुस्तान, अर्जुन बृहन नलाबा नाच और गाने की शिक्षा देते, कृष्ण कौरवों से मिलकर शतरंज खेलते राजनीति की। भाजपा कांग्रेस का एकीकरण, ये क्या है? ऐसा लगता है कि कृष्ण जो है मामा शकुनी से समझौता कर चुके हैं। कृष्ण शतरंज खेलते राजनीति की। उल्टा हुआ महाभारत अब सीधे पथ पे कौन लाएगा? इस महाभारत जो उल्टा हो गया, इसे सीधे रास्ते पर कौन लाएगा? ये प्रश्नवाचक है। और इसे सीधे पथ पर अगर कोई ला सकता है तो वो देश की जनता जनार्दन ही हो सकती है, वो मतदाता ही हो सकता है जो नीर क्षीर विवेक करके यथा स्थिति में इन्हें इनकी योग्यता, इनकी वास्तविकता, इनके यथार्थ से इन्हें परिचित कर ले। क्या माने जो कोरोना का साया मंडराया है सांवेर में, दोनों ही चुनावी चेहरों पर जो है कोरोना संक्रमण का साया है,
क्या लगता है जनता इस पर अपनी जो है मोहर लगाएगी? जनता जनार्दन का फैसला सही दिशा में? संपूर्ण विश्व के गांव-गांव, नगर-नगर और बड़े-बड़े देशों, महादेशों में, और जो नंबर 1 के विश्व के कहलाने वाले जो राष्ट्र थे, उन तक पर कोरोना का संकट है। हिंदुस्तान के यहाँ पर, हिंदुस्तान के प्रारंभ से लगा करके अंत तक प्रलय ही प्रलय है। प्रलय से प्रारंभ, प्रलय पर अंत होता है। तो जीवन में आने वाली विसंगतियों का सामना करने की ताकत भारतीय जनता के पास है, हिंदुस्तान की जनता के पास है। उनने बड़े बड़े संकटों को झेला है, झेलती आई है, उसका मुकाबला किया है और अपनी अमिट छाप को अंकित करते हुए अपनी उपस्थिति को बरकरार रखा है। हिमालय के आंगन में बसा हुआ ये देश हर झपट को झेलने की ताकत रखता है, क्योंकि इसके पास संस्कृति, संस्कार है, वीरता है, उदारता है, दानशीलता है, कर्मठता है। ये सारी की सारी बातें जिस देश के पास हों, उसकी क्षति करने की ताकत नहीं। एक अवसर विशेष पर, परिस्थिति विशेष पर उसकी क्षति होती हुई दिखाई पड़ सकती है, लेकिन वो यथार्थ नहीं है। ये राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं जो विकृत होकर के हमारे सामने आ रही हैं, और इन राजनीतिक परिस्थितियाँ जो हमारे बीच में विकृत होकर के आ रही हैं, हमें विचार करने के लिए बाध्य करती हैं। हम दोनों विचार कर रहे हैं कि क्या होगा, क्या होगा। हुई है सोई जो राम रचि राखा। राम जी बैठने ही वाले हैं ना, हैं? राम जी के लड़ने के लिए, राम मंदिर के लिए लड़ने वालों की कोई कीमत नहीं। राम जी बैठना चाहिए थे, वो उनकी यही कीमत थी कि हमारे राम विराजमान हो जाएं। निर्खीर विवेक हुआ, अदालत ने निर्णय दे दिया, राम जी बैठ रहे हैं। ये देश जरा जरा सी बात पर उलझन पैदा करता है। अब वो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। जब आडवाणी जी के नेतृत्व में रामलला की यात्रा निकल रही थी, उस रामलला की यात्रा के उस जुलूस का नेतृत्व नरेंद्र मोदी ने किया था। उस दौर को व्यवस्थित बना करके चल रहे थे। आज वो राम जी ने उन्हें ऐसा सौभाग्य दिया कि वो उनके मंदिर की स्थापना की नींव का पत्थर रखने के लिए वही चुने गए। ये क्या है, ये क्या है? इसके बाद ये जरूरी नहीं कि वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन ये यश, राम सेवा का यश तो उन्हें मिल रहा है। अब जब उन्हें मिल रहा है तो बहुत सारे लोगों का पेट भी दुख रहा है। बहुत सारे लोग उनसे ये भी चाहते हैं कि इनको नहीं करना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए, ये सेकुलर हैं या वो हैं। ये तमाम बातें होती है। प्रजातंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, मैं भी कह रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ तो मेरे वालों को बुरा भी लग सकता है, दूसरे वालों को भला भी लग सकता है, लेकिन मैं तो दोनों को ही कोस रहा हूँ। तो किसको भला लग रहा है, किसको बुरा लग रहा है? मैं कोस नहीं रहा है, यथार्थ को निरूपित कर रहा हूँ। अब जब बीज वपन हुआ है तो पौधा तो उपजेगा, जब पौधा उपजेगा तो फल निकलेंगे, फल निकलेंगे तो उन्हें चखने के बाद पता लगेगा कि ये अमृत फल है या विष फल है। इंतजार तो प्रजातंत्र का मूल लक्षण है। 5 बरस के लिए बिठाते हैं, हम परखते हैं ना 5 बरस तक तार लगा के कि ये लड्डू बनाने के काबिल है कि नहीं, चाशनी क्या कह रही है। तो आज वो भारतवर्ष की राजनीतिक चाशनी जो है वो कुछ संदेश दे रही है। अब समझदार आदमी जो हैं वो अपने तरीके से ले रहे हैं, जो निष्ठावान लोग हैं वो अपनी निष्ठा को मन महसूस करके भी जुड़े होकर के अपने काम में लगे हुए हैं, क्योंकि वो अपनी विचारधारा को परिवर्तित नहीं करना चाहते। कुछ लोग होते हैं जो अपनी मानसिकता के आधार को बना करके अपनी शाही चलाना चाहते हैं। दोनों तरफ ऐसा है। वहाँ एक परिवार चला रहा है, यहाँ 2 लोग चला रहे हैं। अब तीसरा और जुड़ गया उसमें, तो अब गंगा जमुना सरस्वती तो नहीं कहा जा सकता उसको। चलिए गुरुजी, जाते थे आखिर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए क्या कोई सहानुभूति है? क्योंकि वो खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। सरकार उन्होंने बनाई थी 5 सालों के लिए, लेकिन बीच में ही 15 महीनों में ही गिर गई। कमल तक तो ठीक था, अब नाथ आ गए तो उनको तो नाथ नहीं पड़ेगा। अब वो कमलनाथ जी है, वो फोकट सजा पा गए। गुनाह किया केंद्र के नेता ने, भोग गया प्रदेश का। कमलनाथ से क्या लेना देना सिंधिया जी का? केवल इतना ही कि वो भी कांग्रेस की सरकार का मुख्यमंत्री बना बैठा था।
और उस सरकार में परिस्थितियां क्या कहती है। भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता जो ऐसा कहा जाता है, मेरे को संपूर्ण जानकारी नहीं है, एक साधारण सा कार्यकर्ता जो सिंधिया जी के यहाँ पर नौकर चाकर की तरह रहता था या सहयोगी की तरह रहता था या उनके वाहन का संचालन करता था, जो भी करता होगा, उसने उन्हें गुनाह में हरा दिया। और आपकी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हरा दिया जहाँ पर आपके पुरखे शासन करते हैं। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में राज तिलक पाकर के आप महाराजा की दृष्टि से बैठे, वहाँ पर एक आम नागरिक ने आपको पराजय दे करके अपनी विजय का डंका ठोक दिया और इस बात को सिद्ध किया कि ये राजतंत्र नहीं, प्रजातंत्र है, जनतंत्र है। जनता की भावनाएं सर्वोपरि है। जनता अंधी बहरी गूंगी नहीं है नेताओं की तरह, वो देखती है सुनती है, लेकिन एक दिन मिलता है उसे बोलने का। उस जनता जनार्दन को एक दिन मिलता है बोलने का, और वो जिस दिन जब उसे बोलने का मिलता है वो दिन होता है, उस दिन प्रजातंत्र उसकी उंगलियों में आकर के बस जाता है। वो जिस निशान पे उंगली लगा दे वही निशान प्रबल हो जाता है। तो उंगलियों पर प्रजातंत्र को नचाने का काम इन राजनेताओं के पास, इन पार्टियों के पास नहीं है। जिस दिन जनता ये समझ जाएगी कि ये इनका जो छल है, जो इनका दिखावा है, जो इनका प्रदर्शन है, इनकी जो लोक नीति है, यह केवल पूर्ण रूपेण परिस्थितियों को उद्भूत करके समापन तक ले जाने वाली नहीं है, ये केवल छल मात्र है, उसी दिन नए लोग आ जाएंगे। कौन रोकेगा? जनता जनता है, जनता से सर्वोपरि कोई नहीं। लेकिन इन्हें जनता से कोई मतलब ही नहीं। इनको तो हाई कमान का आदेश है कि आ रहे आने दो, जा रहे जाने दो। जाने वाले को कौन रोक रहा है? आने वाले को कौन रोक रहा है? तो ये आवागमन, आया राम गया राम की जो राजनीति है, प्रजातंत्र का प्रदूषण है महेंद्र भैया। और इस प्रदूषण से उसी प्रकार मुक्ति पाई जा सकती है जैसे अपने हाथों को सैनिटाइज किया कि कोरोना से बच जा है। तो अपने चरित्र को सैनिटाइज करने का वक्त आ गया है, ताकि हम पर किसी प्रकार की कोई विपत्ति हमें घेर नहीं पाए। हम स्वस्थ हों, प्रसन्न हों, हमारी मानसिकता जो है प्रजातंत्र के प्रति समर्पित हो। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, उसकी वंदना करने के योग्य बन सकें, ये बुद्धि परमात्मा इनको दे, उनको दे जो दल बदल रहे, और उनको दे जो दल बदलुओं को आश्रय दे रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं ताकि स्वच्छता के साथ हम प्रजातंत्र को जी सकें, ईमानदार लोगों की कदर कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपने बहुत समय दिया। एक दौर था जब राजनीति में कहा जाता था कि बुद्धि बल और बाहुबल की भूमिका होती है, लेकिन ये आधुनिक युग का बदलता परिवेश है जहाँ पर बुद्धि बल बाहुबल नहीं, दल बदल की जो है राजनीति का रंग दिखाई दे रहा है। बहरहाल ये रंग कितना जनता पर चढ़ेगा और इसका प्रभाव कैसे समाज पर परिलक्षित होगा, ये हमें आने वाले कल में पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि सत्तन गुरु जब भी अपनी दिल की बात यहाँ पर जनता के समक्ष कहते हैं तो वो लोगों के दिलों और मस्तिष्क पर राज करती है और मंडराने लगती है, और कई सवाल जो कि सवालों के पीछे खड़े होते हैं उन्हें बेपर्दा कर देती है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, इंदौर।